सो हेलो गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब आप लोग अच्छे से होगे इस समय और मतलब आप सबकी तबीयत भी अच्छी होगी। तो आज हम लोग मतलब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये है आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर 1। तो आज हम लोग मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम देखेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम को हम मतलब कैसे स्टडी करते हैं, क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, चाहे आप आईआईटी की बात करो, चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप जेई की बात करो, चाहे आप जिस भी मतलब एग्ज़ाम की बात करो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और इसकी इम्पोर्टेंस मतलब बढ़ती, जैसे आप जेई एडवांस की बात करोगे तो जेई एडवांस में आपको मतलब 1 से 2 सवाल, जैसे एक टाइट्रेशन कर्व का सवाल आपको अच्छा से मिलेगा और फिर मतलब सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, जो मतलब जेई एडवांस में जब आप जाओगे तो आपको इस चैप्टर के पहले नहीं मतलब पहले से भी मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें हम मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इंडिकेटर्स की थ्योरी ये सब देखते हैं, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा आता है। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम को एक मतलब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको करना ये है कि इसमें आपको मेरी बात सुननी है और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ अप्रॉक्सीमेशन बताऊँगा, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें बताऊँगा, बस आपको उन्हें मानना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सो बेसिकली हमारा जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है, इसके पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको पढ़िए कहीं से भी, फिर मतलब हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम को लेक्चर को देखिए। और अगर आप टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ रहे हो तो मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम देखो। आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर होता है, ज़्यादा हम लोग फालतू की बातें नहीं करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये जो हमारा चैप्टर होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ये बेसिकली हम अगर ध्यान दें तो हमारे 2 वर्डों से बना। एक होता है हमारा आयनिक, एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम। अब आयनिक और इक्विलिब्रियम दोनों का अर्थ जो होता है वो हमारा अलग अलग होता है। आयनिक का मतलब क्या होता है? आयनिक का मतलब होता है जो आयंस को इंक्लूड करे, मतलब हमारे आयंस आर इंक्लूडेड इन दिस। और उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम जो होता है मतलब, लेकिन इक्विलिब्रियम भी कई प्रकार के होते हैं। सच जैसे जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम, आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जो भी इक्विलिब्रियम पढ़ोगे वो हमारे डायनेमिक होते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ, डायनेमिक का मतलब भी डायनेमिक होते हैं। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब ये होता है जैसे आपके पास एक बाल्टी है और इसमें आप मतलब वाटर डाल रहे हो, ये टोटी है आपके ऊपर से, टैप है, और ऐसे ऐसे से पानी गिर रहा है और आपने यहाँ से एक ओपनिंग कर दी है और यहाँ से पानी जा भी रहा है। और ये मान लो कि जितना इससे निकल रहा है पानी, रेट ऑफ वाटर जितना इससे आ रहा है उतना ही इससे निकल रहा है। तो क्या कभी इस बकेट में मतलब इस बकेट में जितना पानी, तो क्या मतलब ये जितना आ रहा होगा उतना ही इस बकेट से जाएगा? तो आप ऐसा कह सकते हो कि जितना आना और जाना पानी का इक्विलिब्रियम है। पर कैसे इक्विलिब्रियम में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो यही होता है हमारे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में जा रहे होंगे और प्रोडक्ट रिएक्शन में आ रहे होंगे बहुत तेज, साइमल्टेनियसली फट 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 एकदम आ रहे होंगे, एकदम जा रहे होंगे। तो मतलब दोनों में आप मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है इसका मतलब। ये हमारा जो ये वाला इक्विलिब्रियम होता है आयनिक का, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हमें बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में स्टडी क्या करना होता है? हमें बेसिकली इसमें एसिड थ्योरी मतलब पढ़नी पड़ेगी और हमें पीएच वीएच निकालने को आएंगे बहुत तरह के। तो धीरे धीरे थोड़ा मतलब लेंदी चैप्टर होता है लेकिन कवर हो जाता है, इतना ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है कि आपको मतलब बहुत दिक्कत आएगी इस चैप्टर को मतलब समझने में। अगर आप मतलब स्टेप वाइज सब समझोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बच्चे जो होते हैं इस चैप्टर से डरते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें मतलब कुछ पार्ट क्लियर हो नहीं पाते हैं और इसीलिए वो डरा करते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ साथ मैं आपको रिडॉक्स भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस पढ़ेंगे, जो कि आप मतलब स्कूलों में भी करते हो, तो आपको और अच्छा क्लियरेंस आता रहेगा, उसका मज़ा आएगी फिर इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम में कि भाई हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। मतलब इक्विलिब्रियम तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन आयनिक का इक्विलिब्रियम मतलब आयंस का डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टडी करते हैं आयंस के डायनेमिक इक्विलिब्रियम को।
ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं फिर चालू करते हैं कहानी। तो इस कहानी मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो बस आप मतलब 2-3 चीज़ें जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें मतलब स्टडी करनी होती है, वो होती है हमारा पीएच क्या होता है। देखो सबसे पहले हमारा जो पीएच होता है, तो पीएच होता है हमारा माइनस लॉग H+ बेस 10। ये होती है हमारी पीएच की डेफिनेशन। और पीएच को मतलब जो अब मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, ये एसिड होता है वो बेस होता है, वो सब आप मतलब देख सकते हो, अगर आप कहीं देखो वो ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। जो मेन बात होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है इसका, ये होता है पीएच का मतलब। और दूसरी चीज़ पोटेंशियल, इसको मतलब डिस्कवर किया था सोरेनसन ने। स्पेलिंग देख लेना बस, इतनी 2-3 बातें आप ध्यान रखो, ज़्यादा आपको मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सोरेनसन ने इस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नाम के वर्ड को डिस्कवर किया था, और ये पीएच होता है। तो ये हमें क्या बताता है, कोई सोल्यूशन कितना एल्कलाइन है और कितना मतलब बेस, कितना एल्कलाइन है और कितना एसिडिक है, यह हमें ये बताता है। तो उन्होंने पीएच स्केल दी थी। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पीएच स्केल सोरेनसन ने दी थी, क्या कोई और हम पीएच स्केल नहीं डेवलप कर सकते। जैसे इन्होंने जो दी थी वो 14 तक आपने सुना भी होगा पीएच होता है, 7 न्यूट्रल पॉइंट माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या हरदम 7 होता है, पानी का पीएच के बारे में क्या होता है, दुनिया भर की कहानी, वो अभी धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन जो इन्होंने स्केल दी थी, क्या यही फिक्स, क्या मतलब मैं एक ऐसी स्केल बना सकता हूँ जिसमें पीएच 50 तक हो, तो बिल्कुल बना सकता हूँ, कोई इसमें वो नहीं था। तो इन्होंने सोल्यूशन को मेज़र करने की एक वो बनाई थी। अब 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखो। देखो अगर आप रेड लिटमस पेपर को, देखो रेड लिटमस पेपर को किसी सोल्यूशन में डिप करते हो, या फिर किसी ड्राई मतलब मॉइस्ट गैस को इसमें पास करा, तो मॉइस्ट गैस याद रखना, लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि अभी उसके बारे में बताता हूँ, वो आपके 10th के कॉन्सेप्ट से थोड़ा रिलेटेड है। या फिर सोल्यूशन में डिप करते हो, एक्वस होगी, किसी भी चीज़ के एक्वस सोल्यूशन में डिप करते हो और वो ब्लू में टर्न हो जाता है, तो ये कंडीशन होती बेस की। और इसका अगर ब्लू लिटमस में मतलब सोल्यूशन को डिप करते हो और रेड हो जाता है, तो वो होती है एसिड की, ठीक है। ये बात आप मतलब ध्यान रखो। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एक्वस क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो अगर आप मान लो जैसे ड्राई HCl लेते हो, ड्राई HCl, तो ड्राई HCl जो होगा वो गैस के फॉर्म में होगा, और या फिर मतलब वेपर्स के फॉर्म में होगा, तो वो आयोनाइज नहीं होगा। तो जब कोई चीज़ पानी में डालोगे तो पानी जो होगा अपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इन चीज़ों को आयोनाइज कर देगा, इसको H+ में कर देगा तोड़ के, और इसको Cl- में। तो एक्चुअली में जो आप पोटेंशियल मीजर करते हो H+ का मीजर करते हो। तो अभी तो गैस फॉर्म में ऐसे मतलब H+ है ही नहीं, तो आप मेजर ही नहीं कर सकते हो कि आप मतलब कैसे मेजर करोगे, कहाँ मेजर कर पाओगे पीएच सोल्यूशन को। इसीलिए हमारा जो H+ होता है, इसी को आप सिर्फ मेज़र कर सकते हो कि कैसे आप इसका मतलब पोटेंशियल निकाल सकते हो, इसलिए उस चीज़ का एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट था, मतलब आगे जाके बढ़ाना पड़ा हम लोगों को, मतलब जब भी आप पढ़ोगे आर्हीनियस थ्योरी और बहुत सारी चीज़ें, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते थे जो एसिडिक तो होते थे पर H+ नहीं देते थे, और हर चीज़ का मतलब सोल्यूशन, जैसे मान लो आपने कोई रेयर कंपाउंड ढूंढा और अब आपको उसको सोल्यूशन बनाना पड़ रहा, और आपके पास वो है ही इतनी माइन्यूट क्वांटिटी का, उसको सोल्यूशन नहीं बन सकता, तो कैसे पता चले। तो इसलिए आगे और थ्योरीज हैं, तो उन्हें भी टाइम बाई टाइम पढ़ेंगे। अब और क्या इस चैप्टर के बारे में, देखो ये अभी तक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इस चैप्टर के बारे में आपको मतलब क्या ध्यान रखना वो मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान तो बहुत कुछ रखना पड़ता है, लेकिन अभी जो शुरुआत में देखो, अब आपको मतलब यहाँ पे एसिड की बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी मतलब कोई एसिड कितने H+ डोनेट कर सकता है, आप इस तरह उसको कंफ्यूज ना करो। तो 2-3 चीज़ें लिख लो। जैसे हमारे पास HCl होता है, तो इसकी ये कितने H+ डोनेट कर सकता है, 1, यहाँ हेडिंग डाल लो नंबर ऑफ H+। फिर उसके बाद H2SO4 आता है, ये 2। फिर HNO3 आता है, ये 1। फिर फॉस्फोरस के एसिड आते हैं, H3PO4, ये 3, H3PO3, ये 2, मतलब ये 2 H+ डोनेट कर सकता है। और H3PO2 एक होता है, वो 1।
ये एक डोनेट करता है, तो कन्फ्यूजन ना हो। और कोई चीज़ OH माइनस कितने, ये तो यार आप आराम से। और एक और चीज़ ध्यान रखो, जो आपको मिलेगा एक BOH होल थ्राइस, इसके बारे में ध्यान रखना, ये नो H+, कोई H+ नहीं डोनेट करता है, ये कोई H+ नहीं डोनेट करेगा। क्यों नहीं डोनेट कर, क्योंकि जब हम पानी में इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है, तो अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये वाटर के लोन पेयर होते हैं। और अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होता है शिफ्ट करा देता है। तो ये बोरॉन जो होता है H+ इस वाटर के H+ को तोड़ देता है, और ये जो H+ होता है ये सोल्यूशन में घूमने लगता है, ठीक है। तो और ये OH को अपने साथ ले जाता है, BOH, तो ये बना देता है BOH होल 4- अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये इस तरह से अपना मतलब H+ का एक्शन दिखाता है। बाकी और इसमें कोई वो मतलब ये देता नहीं है अपने उससे H+, ये दूसरे का मतलब तोड़वा देता है। जैसे जैसे मतलब अपना घर नहीं बसाता है, दूसरे का घर उजाड़ देता है, इस तरह आप समझ सकते हो, काम कर सकता। तो ये होता है हमारे मतलब इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी होती है हमारे H+ की, और H2SO4 H3PO4 और इनकी, तो इनकी बहुत मतलब ज़रूरी होती हैं एसिडिटी बेसिसिटी, तो इन्हें याद करना पड़ता। अब जैसे कुछ चीज़ों की होती है एसिडिटी, जैसे बेसिस की एसिडिटी मतलब कितने OH डोनेट कर सकते हो, तो उसमें आपको जितने OH दिखें उतने वो डोनेट हो सकते हैं। जैसे कहीं आपको लिखा मिला बेरियम हाइड्रोक्साइड का ये, तो ये 2 दे देगा, मतलब इसमें कोई लफड़ा नहीं होता कि ये कितने का। BOH होल 4 में होता है, कोई लिख दे कि इसके 3 होती, तो उसके लिए मैंने बता दिया। और एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब दूसरी चीज़ आपको मतलब ये ध्यान रखनी है आयनिक इक्विलिब्रियम में, कि जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं ये तो 100% डिसोसिएट होते हैं। मतलब इसका क्या है, जैसे आप HCl को पानी में डालोगे, एक्वा सोल्यूशन इसका बनाओगे पानी में, तो H+ पूरा का पूरा HCl H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 99% ये रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप वीक एसिड्स कैसे, जैसे आपके जितने भी ऑर्गेनिक वाले एसिड्स होते हैं, या फिर आपका HCN जो होता है, या फिर आपका होता है जो H2CO3 जो होते हैं, इस तरह के जो एसिड्स होते हैं, या फिर ऑर्गेनिक में जैसे CH3COOH, इस तरह के जो एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स में आते हैं। तो इन एसिड्स को जब आप मतलब पानी में डालोगे तो ये पूरे के पूरे इसमें नहीं, ये नहीं बन जाएगा इनका CH3COO- प्लस H+, पूरा का पूरा इस तरह ये नहीं डिसोसिएट कर देता, ये बस कुछ अमाउंट, बहुत थोड़ा अमाउंट H+ देगा, बहुत थोड़ा सा अमाउंट। तो ये आपको मतलब ध्यान रखना होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब हम लोग अपने मतलब चैप्टर में एंटर करने की स्टेज में आ चुके हैं, कि अब हम लोग अपना चैप्टर में अंदर घुस सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्हीनियस की थ्योरी। तो सबसे पहले जब हम आर्हीनियस की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आर्हीनियस ने क्या कहा था, आर्हीनियस ने ये कहा था कि अगर हमने किसी का भी सोल्यूशन बनाया और उसने सोल्यूशन में जाके H+ दिया, तो मतलब हमारा, अगर उसने सोल्यूशन में जाके हमें H+ दिया है तो उसको मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा एसिड है, और अगर वो H- दिया है तो वो हमारा बेस है। ये आर्हीनियस की थ्योरी थी, समझे। तो ये होता है हमारा कि आर्हीनियस ने क्या कहा कि ये थ्योरी दी थी एसिड के प्रति। लेकिन और भी बहुत सारी थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी है। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा, ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा कि अभी मैं सारी एक साथ लिखा भी दूंगा, इसको इरेज कर देते हैं। देखो आर्हीनियस ने क्या कहा, या फिर अभी रुक जाओ, ये थ्योरीज के पहले थोड़ी और चीज़ें समझ लो, ये पीएच के बारे में थोड़ा और समझ लो, थोड़ा मोटा मोटा समझ बता दिया। अब देखो पीएच ये होता है, जैसे पीएच के बारे में अब और समझो। अब देखो अभी आप अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए होगे तो आप मतलब ये के को लिखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना सीख चुके होगे। जैसे कोई रिएक्शन है P+Q गिव्स A+C, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो इसका कैसे लिखोगे, A+A और C और नीचे P और Q, ठीक। अब कोई आपसे अब आपको बहुत पूरे चैप्टर में लिखा मिलेगा PKB PKC, इस तरह लिखा मिलेगा। तो अगर मैं इसका इस तरह लिखूं PK, तो PK का मतलब जानते हो क्या होता है, PK का मतलब होता है -log-K, ये होता है PK का मतलब। ये आपको मतलब ध्यान रखना है, PK का मतलब ये होता है। जैसे PH का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं लिखा होगा PH मतलब -log-H+, कहीं KB लिखा है तो PKB का मतलब क्या होता है, -log-KB, ठीक है। ये आपको मतलब ध्यान रखना है कि PKB और AKB का मतलब क्या होता है। और कुछ चीज़ें मतलब जैसे देख सकते हो, कभी कभी कंपैरिजन करने को आता है एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ। तो आपकी जो एसिड स्ट्रेंथ होती है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के ए के, डिसोसिएशन कांस्टेंट और 1/p के ए के। और जो बेस स्ट्रेंथ होती है, मतलब बेस कितना स्ट्रांग है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के बी की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/p के बी के, समझे। तो जिसका पी के बी सबसे छोटा, क्योंकि माइनस लॉग के बी में जिसका पी के बी सबसे छोटा, उसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा बेस होगा। जैसे NaOH वगैरह का बहुत अच्छा बेस होता है, वो मतलब बहुत अच्छे बेस माने जाते हैं, ठीक है। अब कई बार एक डिफिनीशन मिलने को देखने को मिलती है हम लोगों को, लेवलिंग इफेक्ट। यार देखो, जो काम का लगे मतलब लिखते रहना, मैं ऐसा एक्सप्लेन करने के मोटिव से पढ़ा रहा हूँ कि तो आपको मतलब जो ठीक लगे आप उसका नोट्स बनाते रह सकते हो। अब एक होता है हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट। अब लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट को आप मतलब ऐसे सोच सकते हो कि जैसे मतलब आप मतलब जैसे मान लो, मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो आपके पास ये ज़मीन आपने ख़रीद के लाई, आपने ट्रक से मतलब लोग मिट्टी डलवाते हैं ना अपनी ज़मीन में, तो जैसे मान लो आपने मिट्टी डलवाई, थोड़ी मिट्टी ऐसे पड़ी, फिर थोड़ी मिट्टी ऐसे पड़ी, फिर थोड़ी मिट्टी ऐसे पड़ी, और फिर थोड़ी मिट्टी ऐसे पड़ी। कोई मिट्टी ऐसे नहीं पड़ी, मतलब बहुत ऊंचा कोई स्लोप नहीं चला गया। सारी स्लोप ऐसी हैं कि कंपेरेबल हैं, हल्की फुल्की, कोई थोड़ी ज़्यादा कोई थोड़ी कम। और उसके ऊपर आपने मतलब उसके बाद मतलब आपने इसके ऊपर बुलडोज़र चलवा दिया, तो बुलडोज़र में हुआ क्या, ये सारी मिट्टी एक साथ हो गई। तो अब आप, और जैसे मान लो इतनी मिट्टी अलग कलर की थी, इतनी अलग कलर की, इतनी अलग कलर की, तो आप ये नहीं बता सकते ना कि कौन सी मिट्टी का पीक ज़्यादा है, क्योंकि बुलडोज़र चल गया, या फिर इसके ऊपर आप कोई फंटी रख दो इतनी बड़ी, तो आप बता नहीं सकते कौन सी मिट्टी कलर की मिट्टी ज़्यादा थी। तो लेवलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन वाटर। क्यों वाटर में? देखो H3PO4 को जैसे उठाते हो तो H3PO4 भी बहुत अच्छा एसिड है, HNO3 भी बहुत अच्छा एसिड है, और H2SO4 भी बहुत अच्छा एसिड है, और हमारा HCl भी बहुत अच्छा एसिड है। लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ तो माइन्यूट डिफरेंस होगा, चाहे 10⁻⁻100 मोलर H+ का ही डिफरेंस हो, लेकिन होगा तो ज़रूर। लेकिन जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो पानी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, समझे। शायद 81 होता है पानी का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और ये बहुत डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई है। तो इतना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को जब हाई रखते हैं हम लोग, तो इतना हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है हमारा, जब हम इसमें पानी को डालते हैं, पानी में मतलब इन एसिड्स को डालते हैं, तो वो एसिड्स टेंड करते हैं अपने H+ को पूरा लूज़ करने के। मतलब जैसे आप मतलब किसी को आप उसका मनपसंद काम कराओ, जैसे सारे एसिड्स का मनपसंद काम है H+ लूज़ कर देना, तो आप सारे एसिड्स को जब उनका मनपसंद काम करा रहे हो तो वो और शिद्दत से करेंगे। और पानी, जैसे मान लो आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो, तो आपको मैं ड्रास्टिक कंडीशन में स्टडीज़, आप 4 बच्चे हो, चारों बहुत अच्छे हो पढ़ने में, है ना, और मैंने आपको कड़कती मतलब 47 डिग्री टेम्परेचर छत पे बैठा पढ़ाऊँ, तो मुझे ये पता चल जाए कि सोनू मोनू चिंटू हैं, तो जो जल्दी भाग गए मुझे तीनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि चिंटू कम पढ़ पा रहा, सोनू ज़्यादा अच्छा पढ़ पा रहा, मोनू उससे भी अच्छा पढ़ पा रहा। लेकिन अब मैं सोनू मोनू चिंटू को टाइम पे चाय दिए रहा हूँ, टाइम पे मतलब उनको मैं पढ़ाए रहा हूँ, और AC भी लगवाए रहा हूँ सबके लिए, तो सोनू मोनू चिंटू जो होंगे वो तीनों पढ़ थोड़ी नहीं पाएंगे, मतलब तीनों एक जैसा ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन। तो इसी तरह H+ डोनेट करने के लिए वाटर इज अ फेवरेबल मीडियम। वाटर में बहुत अच्छे से H+ डोनेट, गुड सॉल्वेंट कह सकते हो आप। इसलिए ये सारे एसिड्स को एक समान कर देता है, सारे एसिड्स एक समान हो जाते हैं लेवलिंग इफेक्ट में। मतलब HNO3 भी उतना ही H+ देगा अगर नॉर्मलिटी सबकी सेम है, मतलब जैसे सब नॉर्मल बराबर, सबके इक्विवेलेंट सेम है, नॉर्मल कहना गलत होगा, अगर सबकी इक्विवेलेंट सेम है तो वो सारे जो होंगे वो सब लेवल हो जाएंगे। मतलब फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि HCl से आया हुआ H+ कौन सा है, H2SO4 से आया हुआ H+ कौन सा है, और आपका HNO3 से आया हुआ H+ कौन सा। तो ये हमारा लेवलिंग इफेक्ट होता है। अब मैंने आपको मतलब इस चैप्टर की एक मोटी मोटी पूरी आपके लिए दीवार खड़ी कर दी। अब दीवार के थोड़ा अंदर चलते हैं और हम लोग थोड़ा KW के बारे में समझते हैं। KW क्या होता है, ये थोड़ी नई चीज़ है इस दीवार के अंदर, इस मतलब समझो क्या होता है KW का मतलब। अब KW को कह सकते हो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये आगे भी आएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KW को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है?
तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोई बहुत मतलब तुरंखा चीज़ नहीं। जैसे आपके पास कोई सोल्यूशन था, सोल्यूशन मान लो वाटर सोल्यूशन, वाटर का सोल्यूशन है, मान नहीं लो वाटर का ही सोल्यूशन है, या फिर कह लो वाटर ही रखा है आपके पास। सोल्यूशन मतलब कोई वाटर अच्छा होगा, कोई वाटर खराब, कोई ज़्यादा इम्प्योर होगा कोई। अब इस वाटर में जो आपके H+ की कंसंट्रेशन होगी उसको इस तरह लिखा जाएगा इनटू OH- की जो कंसंट्रेशन होगी, और अभी मैं इसको बताऊंगा भी ये कैसे होता है, अपॉन H2O की कंसंट्रेशन जो होगी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अब देखो इधर कोने में आओ और समझो, इसको हम लोग KW लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये समझो, ये भी इक्विलिब्रियम है। जब आपका H2O होगा, इसको KW नहीं बोलते, इसको KI बोलते हैं, वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब जो H2O होगा इसकी होती है ऑटो प्रोटोलिसिस, मतलब H2O जो होता है वो एक और मोल H2O से कंज्यूम करेगा पानी में ही, और इससे ये एक मोल जो होगा वो आपका H3O+ बना देगा, और एक मोल जो होगा वो आपका OH- बना देगा, और इस H3O+ को ही आप लिख सकते हो H+ एक्वस, दोनों चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो H3O+ बना दिया। अब इसका आप K लिखो, तो इसका आप K लिखोगे तो कैसे लिखोगे यार, चलो अच्छा H3O+ की जगह मैं H+ लिख देता हूँ। दोनों चीज़ लिख सकते हो, करेक्ट दोनों होता है, कोई गलत नहीं करेगा। OH- प्लस माइनस और नीचे H2O। लेकिन अब इस KI को अगर आपको KW में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, देखो पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता। अभी आप देखोगे 10⁻⁷ मोलर H2O है, मतलब इसको 1/10 में 1 के आगे 7 जीरो जोड़ दो, इतना मोलर H+ है भाई। इतना होगा तभी तो वो न्यूट्रल होता, पानी वानी आप पी सकते हो, नहीं तो पिघल ही जो, पता चला एसिड पीने गए और एसिड नीचे से निकल रहा है, सब लोग कंफ्यूज हैं क्या हो रहा। तो इस तरह थोड़ी ना होता है। तो मतलब ये कह सकते हो ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता, बहुत स्लो डिसोसिएशन होता है। इस बात को लिख सकते हो, स्लो डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो इसलिए जब स्लो डिसोसिएशन ऑफ वाटर होता है तो वाटर की जो कंसंट्रेशन ये नीचे होती है ये समय के साथ चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। तो ये भी एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट में इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये एक नया कांस्टेंट बनाता है, और उसको हम लोग कहते हैं KW। तो उस KW में यहाँ H2O हट जाता है और यहाँ आ जाता है W, तो KW ये होता है। और ऐसा देखा गया है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो होता है ये होता है 10⁻⁷ मोलर, और ये भी 10⁻⁷ मोलर। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर्स ये होता है KW 10⁻⁻14 होता है। और PKW जो होता है आपका वो होता है आपका 14। लॉग लेके देख सकते हो, आपको मतलब समझ आ जाएगा कि 14 कहाँ से आ रहा है। और यहीं से सोरेनसन को आइडिया लगा था कि कैसे हम pH स्केल डेवलप करेंगे। भाई H+ और OH- इतना है तो मैक्सिमम इतना ही आ रहा है, मतलब वाटर के उस रिस्पेक्ट में, उसने यहीं से हमारी वो डेवलप की थी pH स्केल। अब pH स्केल के बारे में आपको इतना तो पता होगा ना कि 0 से 7 जो होता है वो एसिडिक में आ जाता है, फिर 7 न्यूट्रल होता है, 7 के बाद बेसिक होता है। ये तो आपको मतलब पता ही होना चाहिए, समझे। अब आप लोग मतलब कुछ मैं क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग उनको अटेम्प्ट करिए, और मतलब इसको मतलब आगे हम लोग फिर बढ़ाते हैं। पर उससे पहले मतलब मैं आपको कुछ बातें और बताऊँगा, जो मैं आप क्वेश्चन कर देने जा रहा हूँ उनको मतलब आप एज अ रिमेम्बरेंस याद भी कर लेना प्लीज़, क्योंकि अगर मान लो आप उनको याद कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा ही होगा, क्योंकि वो बहुत जगह डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको डेटा समझ के थोड़ा बहुत याद कर लेना। थोड़ा बहुत डेटा याद करते चलोगे ना तो अभी नहीं पता चलता, अभी बहुत कष्ट होता है, लेकिन बाद में बहुत आराम मिलता है। जब पेपर में आता फट से आप क्वेश्चन करके निकल जाओगे, अगला कैलकुलेशन में उलझा रहेगा, है ना। इसीलिए आपको तैयारी के लिए टाइम मिलता है कि आप मतलब कुछ चीज़ें अपने मेमोरी में रख पाओ, नहीं तो वहाँ इतना ज़्यादा लॉजिकली सोच नहीं पाओगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कैलकुलेट परसेंट आयोनाइन, या फिर एक सेकंड देखें क्वेश्चन में, नाइजेशन परसेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, समझे। तो आपको मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालना है गिवन मोलैरिटी, तो फिर ले लो, थोड़ा टफ बना देता हूँ, मोलैलिटी 1 मोलल, ठीक है। ये आप मतलब ध्यान रखो।
अब अगर मतलब आपने पिछला चैप्टर जो आपका वो वाला था, कौन वाला था आपका, अगर पिछला वाला चैप्टर मैं अगर आपको ध्यान दिलाऊं, ये मतलब है ही क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने पिछला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक से पढ़ा था, क्योंकि ये जो मतलब क्वेश्चन है ये उसी से रिलेटेड है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको मतलब आप स्किप कर दो, अभी मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताऊँगा, तब आप मतलब उसको कर पाओगे, तब तक के लिए आप मतलब इसको छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो अटेम्प्ट कर लो अगर आपको मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इसके बारे में पता है, जो पिछले चैप्टर मैंने बताया था। तो आई होप हो गया होगा, जिसका भी होना होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ और इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताने के बाद। तो इसका आंसर आता है 1.8 × 10⁻16। ठीक है, इतना है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, और इसको मतलब आप लोग याद भी कर लो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अब देखो मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को ओवर करते हैं। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हरदम डिसाइन होती है वीक एसिड्स के लिए, जैसे CH3COOH। अब कैसे, मान लो इनिशियली इसके C मोल थे और ये कन्वर्ट हो रहा है, देखो प्रोसेस याद रखो कैसे होता है, CH3COO- प्लस H+, इस तरह कन्वर्ट हो रहा, और इनिशियली इसके 0 मोल्स थे। अब C में से C अल्फा मोल्स निकल जाएंगे। अल्फा होता है, जानते हो क्या होता है अल्फा? जो होता है हमारा, ये हमारा मतलब होता है, ये आप इस तरह कह सकते हो कि मतलब कितने मोल्स जा रहे हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब आप ऐसे जनरली ले सकते हो, कितना वो डिसोसिएट होना चाहता है, इसको फील करो इस चीज़ को, इसके मतलब कोई फॉर्मूला मत पढ़ो। जैसे किसी चीज़ को आप, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट था और मैं कह दूं कि मैं रोज़ मतलब जैसे मान लो मैं हर सेकंड, या फिर चलो ऐसे बोलो, मैं मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट था और मैं मेरी ख़त्म करने की क्षमता जो है वो कितनी है, मान लो 10 रुपये है, मैं 10 रुपये तक ख़त्म कर देता हूँ। अगर मतलब मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 10 रुपये ख़त्म कर देता हूँ। तो मेरे पास अगर 1000 रुपये हो गए तो मैं कितना ख़त्म कर लूँगा, इस तरह आप समझो। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं उसमें 10 रुपये ख़त्म कर देता हूँ, तो मेरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि मैं 10 रुपये ख़त्म कर देता हूँ। तो 1000 रुपये में कितना ख़त्म कर दूँगा, इसको मतलब आप सिंपली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, मतलब डिसोसिएटेड अपॉन टोटल। उसी तरह यहाँ पे भी होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन होती है मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स, समझे? ऐसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन हो जाती है। तो C में से C अल्फा मोल्स निकल जाएंगे, और इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसके बनेंगे C अल्फा मोल्स और इसके बनेंगे C अल्फा मोल्स। इतना आपको मतलब ध्यान रखना होगा, इस तरह बनता। अब आप अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो K, तो वो लिखा जाएगा C अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब यहाँ पे थोड़ा टफ आ रहा है, इसको मतलब आप 2-3 बार खुद से भी पढ़ो, बुक से भी पढ़ो, और मेरे बार लेक्चर में भी देखो, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। और C1 माइनस अल्फ़ा, इस तरह आया। अब देखो अल्फ़ा जो होता है जनरली, अगर मतलब अब अल्फ़ा के बारे में कुछ बात है, अगर आपका अल्फ़ा लेस देन 5% आए तो आप मतलब अल्फ़ा को निगलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लिख देना, जहाँ पे भी आपको मतलब अल्फ़ा आपका 5% से कम आए। और निकालते कैसे हैं, अभी देखो फॉर्मूला डिराइव होगा अल्फ़ा को नेगलेक्ट करके। देखो यहाँ से तो ये मेन फार्मूला होता है, लेकिन इसको सॉल्व करना बड़ा दिक्कत वाला होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहाँ पे, और अगर मान लो आपका गड़बड़ छोला हुआ क्वेश्चन तो क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी बन सकती है। तो यहाँ से तो आप मतलब सॉल्व कर सकते हो। पर अगर मान लो मैं अल्फ़ा को मान लेता हूँ कि मेरा अल्फ़ा 5% से कम है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो तो आंसर मेरा आएगा C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C, और इसको अल्फ़ा को L1 माइनस अल्फ़ा को 1 मान लिया, तो C और C, तो आंसर आया मेरा अल्फ़ा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा बराबर √K/C। ठीक है। अब आप कैसे क्वेश्चन में पता करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, उसमें आप बिना सोचे समझे ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अभी मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मुझे किसी भी चीज़ का Ka जो दिया है, मान लो मतलब मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो दिया है वो मान लो मुझे दिया है 0.2, और मान लो मेरे पास K आ गया, और मान लो मेरे पास जो मुझे कंसंट्रेशन उसकी दी गई वो 0.1 दी गई है। अब आप निकालो, जैसे अल्फ़ा परसेंट निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा K/C × 100। और हरदम याद रखना
कि अल्फ़ा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है हरदम, ये बात ध्यान रखना। और जो वीक एसिड्स होते हैं इनका तो 0 पॉइंट में चलता है, ये याद रखना हरदम। तो ज़रा आप इसका निकालो, अल्फ़ा निकालो, अल्फ़ा परसेंट निकालो, तो देखो निकाला होगा आपने, तो 0.2 अपॉन 0.1 इंटू 100√2 यानी 1.414 इंटू 100, तो कितना आएगा 141%, मतलब इतना परसेंट अल्फ़ा है। मतलब आपका तो ये ऐसे ही पता चल गया कि क्वेश्चन गलत है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेशन कभी नहीं होल्ड करेगा। तो अब आप अल्फ़ा निकालोगे जाके मेन वाले फॉर्मूले से, के बराबर c² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन c1 माइनस अल्फ़ा। तो ये c से c कटेगा और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको अल्फ़ा की नई रियल वैल्यू मिलेगी। तो ये हरदम ध्यान रखना। वहीं पे अगर जैसे मान लो आपका के बहुत छोटा होता है, 0.00002 होता, तो आप करते हैं ऐसे 10 की पावर माइनस कुछ में आता, वो वैल्यूड हो जाता, तब निकाल के देखो तब आपका आएगा, समझे। तो ये बात मतलब अल्फ़ा की होती है। अब जो पुराना वाला क्वेश्चन था वाटर वाला, उसमें देखो कुछ बातें और आपको उसमें मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 1 मोलर वाटर मतलब कि उसमें 1 मोल है कितने में, एक मोलैरिटी का मतलब होता है आपका, देखो सबसे पहले मोलर ओलर की तो बातें ही छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आपके पास वाटर है तो वाटर की आप कंसंट्रेशन हरदम याद रखो कि नॉर्मल वाटर में हरदम 55.5 मोलर होता है वाटर। बाकी आप सोचो वो 1 मोलर वाटर, मोलर जो होता है ये 55.5 मोलर होता है वाटर, ये इसकी कंसंट्रेशन होती है। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हो, 1 लीटर 1 मोलर वाटर इज 55.5 मोलर, मोलैरिटी इसकी, तो वहाँ रख दो √के आपको निकालना था, आपको 55.5 दिया था और आपको ये कंसंट्रेशन दी थी आपको, है ना। और मतलब आपके पास बाकी जो आपके पास चीज़ थी कि अरे यार और कुछ तो मैं, हाँ, और आपको मतलब के निकालना और आपको मतलब अल्फ़ा दिया था, तो आप के कैसे निकाल सकते हो। तो के निकालने का मतलब बहुत से सिंपल तरीका होता है। के बराबर एक ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि H+ और OH- अपॉन H2O, ये बताया था ना यार आपको। तो यहाँ पे रख दो सारी वैल्यूज़, नीचे H2O की कंसंट्रेशन ये मिल गई आपको 55.5 और ऊपर H+ और OH- की कंसंट्रेशन × 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करोगे जो मैंने आंसर बताया था वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपका ये बेसिक चैप्टर का आउटलेट होता है। अब मैं आपको मतलब 1-2 चीज़ें और याद करने को बोल रहा हूँ, उनको आप मतलब इसको याद कर लेना और आपको मतलब बेसिक क्लियर हो चुका होगा। और अगले दिन से हम लोग मतलब एडवांस की तरफ मूव कर जाएंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ, और मतलब पीएच निकालना कैसे हम पीएच निकालते हैं और बाकी चीज़ें तो वो होती हैं। देखो यार एग्जाम में आपको लॉग टेबल मिले या ना मिले आपको उससे नहीं करना, क्योंकि लॉग टेबल देखना बहुत कम्बरसम टास्क होता है। तो आप कुछ लॉग की वैल्यू याद कर लो तो आपको मतलब कोई दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। जैसे log 2 की वैल्यू याद हो ही जाती है। देखो जैसे ln2 की वैल्यू होती 0.693, फिर log 2 की वैल्यू जैसे मतलब आप ध्यान रखोगे तो 0.3 होती है log 2 की वैल्यू, ये हरदम ध्यान रखना। 0.301 3-4 दिन रिवाइज करोगे। उसके बाद log 3 की वैल्यू जैसे याद कर सकते हो 0.48 होती है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू। उसके बाद log का एक नियम होता है, जैसे log a की पावर m लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो m टाइम्स log a। ये सब आप बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे log आपको 4 लिखा है तो log 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हो 2 log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता ही है। और log का एक और नियम होता है, जैसे log a इंटू बी लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो log a प्लस log b, अलग अलग करके इस तरह लिख सकते हो। और जैसे कहीं लिखा है log a बाई बी तो आप इसको लिख सकते हो log a माइनस log b। और कौन सी वैल्यू आप याद कर लो log 5 की 0.67, समझे, ये होगी log 5 की। और मतलब आप मतलब log 6 की वैल्यू याद कर सकते हो। log 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 तो यानी log 2 प्लस log 3। log 7 आपको याद करना पड़ सकता है, log 7 10 तक, 10 का तो log 10 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना। और log 1 हरदम 0 होता है चाहे जो नीचे बेस हो, ठीक है। उसके बाद आप मतलब याद कर सकते हो log 7 आपकी लास्ट वैल्यू होती है, वो होती है ये मतलब मुझे भी नहीं याद है अभी, एक मिनट
हाँ इसकी होती है 0.845, ये बहुत कम यूज होती है। और अगर log 7 कहीं आता भी है ना तो आप मतलब निकाल सकते हो कुछ बहुत करके 3.5/2, फिर 5 × 7 निकाल लोगे, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ घाट करके। तो ये बेसिक बातें थी, और ये हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर में हम लोग मतलब यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे मतलब एसिड बेस थ्योरीज, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये सब वगैरह वगैरह बचा है, तो इसके बाद हम लोग उसको मतलब कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ, आई होप यू विल बी फाइन।